द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ मुंबई से बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ही इज़ एन इंटरनेशनली नोन फिल्म मेकर, विवेक अग्निहोत्री जी। वेलकम टू द शो सर। बहुत 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 शुक्रिया बुलाने के लिए। और आपके बारे में मैंने काफ़ी सुन भी रखा है। और आप बड़े क्रिटिकल थिंकर हैं, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा थैंक यू, आपसे बात की जाए जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो फिल्म थी पिछली, कश्मीर फाइल्स, दैट वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस और उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लेकिन ये जो फिल्म है बंगाल फाइल्स, इस पे जो है सुनने में आया है कि इट हैज़ नॉट डन सो वेल। मे बी इट हैज़ नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, और ख़ास तौर पे बंगाल में इसको सीरियस इश्यूज का सामना करना पड़ा। आपने ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ, उनसे अपील भी की। तो क्या उस अपील का कोई असर हुआ? आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछे हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात, आपने सक्सेस की बात की, तो सबसे पहली बात तो ये सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ओके, मेरी फिल्में जो हैं वो सिर्फ फीचर फिल्म नहीं है कि एक आपने लव स्टोरी बना दी, थ्रिलर बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया। मेरी फिल्म इज़ पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव। मेरी फिल्में जो हैं वो एक मिशन है, एक प्रोजेक्ट है। तो वो मैं जब सोचता हूँ एक सब्जेक्ट के बारे में, तो उस पे कई सारी चीज़ें करना शुरू करता हूँ। आर्टिकल्स लिखता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, उसके बारे में सोशल मीडिया में लिखता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में जगह जगह जाके टॉक्स देता हूँ, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, उसके ऊपर फ़िल्म बनाता हूँ, और फिर उसके बाद किताब लिखता हूँ। और आई कीप दैट सब्जेक्ट अलाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो फ़िल्म उसमें सबसे मेजर पार्ट है। तो अगर सक्सेस की बात करें, तो मेरी सबसे सक्सेसफुल फ़िल्म जो आज तक की है, उसका नाम है बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जो 6 साल तक रिलीज़ ही नहीं हो पाई थी। जो कि कम्युनिज़्म के ऊपर थी, मार्क्सिज़्म के ऊपर थी, जो रिलीज़ ही नहीं हो पाई थी 6 साल तक। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई, बट दैट चेंज्ड माय लाइफ़। ओके, तो कश्मीर फाइल्स एक एक्सेप्शन है, ऐसा कभी-कभी होता है, इट्स अ रेयरिटी। सो लेकिन ये जो फ़िल्म है, इसकी सक्सेस एक अलग ही लेवल पे देखने को मिल रही है। इतना एप्रिसिएशन, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ कश्मीर फाइल्स का भी नहीं हुआ था जितना इसका है। जो भी देख के निकल रहा है, ये कहता है कि कश्मीर फाइल्स से बहुत ज़्यादा आगे है। इसके साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, 3 लेवल पे प्रॉब्लम हुआ। एक, ये बंगाल में रिलीज़ नहीं हो पाई, जो सबसे बड़ा इसका मार्केट है। तो अगर आपने मेन मार्केट ही बंद कर दिया इसका पॉलिटिशियंस ने, तो कैसे होगा? दूसरा क्या है कि फिर जो बंगाल की गवर्नमेंट थी, उनके जो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने इसकी पायरेटेड कॉपीज़ निकाल-निकाल के सर्कुलेट करनी चालू की। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िल्म अपने पाँव पे खड़ी है, बिना किसी इतने ब्लॉक ब्लॉक के। और इसका जो सेकंड वीकेंड रहा है, जो अभी गया परसों भी सेकंड वीकेंड, वो फर्स्ट वीकेंड से ज़्यादा बड़ा है। और एज़ ऑफ नाउ टुडे, द फ़िल्म हैज़ क्रॉस्ड ओवर 20 करोड़ रुपीज़, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी बिग साइन। और ये फ़िल्म जो है, सक्सेस अगर पैसे से ही गिनी जानी चाहिए, तो फिर उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये फ़िल्म जितने में बनी थी, उससे डबल प्राइस में रिलीज़ होने के पहले ही बिक चुकी है, हम्म, मल्टीप्लाइड बाय 2। हम्म, और कश्मीर फाइल्स जो थी, जिस प्राइस में बनी थी, उससे आधे से भी कम में बिकी थी। तो आप बताइए कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल है? हम्म। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस पे बहुत से लोगों ने कहा कि ये फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, और गोपाल जी जो हैं, गोपाल पाठा जिन्हें कहा जाता है, उनके ग्रैंडसन ने भी कोई ऑब्जेक्शन किया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, मुझे कंसल्ट नहीं किया गया। और हिस्टोरियंस जो हैं, द प्रिंट का मैं कमेंट देख रहा था, हिस्टोरियंस आर आल्सो डिवाइडेड ऑन दिस। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, बिकॉज योर फिल्म्स आर एक्चुअली वेल रिसर्च्ड। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? तो इसके कई सारे जवाब दे सकता हूँ। नंबर 1, कि आपने कहा कि कई लोग कहते हैं इनएक्यूरेट है। कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? हम्म, ये लोग आपको अक्सर वही लोग होंगे। इसको देखिए, मुस्लिम लीग बोले कि इनएक्यूरेट है, तो उस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। बाकी और कौन कहता है, मैं तो नहीं जानता। और जिन लोगों ने कहा है, मैंने उनको ओपनली चैलेंज किया है कि आप इसका एक शॉट, एक डायलॉग, कोई भी एक चीज़ इस फिल्म की बता दीजिए इनएक्यूरेट है, तो आई विल कंसीड डिफीट। आप बता दीजिए। तो कोई बताता नहीं है। सिर्फ ये बोल देना कि ये इनएक्यूरेट है, कोई बेसिस भी तो होना चाहिए। मैंने तो रिसर्च के साथ बनाया है। मेरी फिल्म तो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होके साबित कर सकती है। और सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिला है, स्टैट्यूटरी बॉडी। उसमें हिस्टोरियंस बैठे, वो एग्जामिनिंग कमिटी में गई, रिव्यू कमिटी में गई, तरह तरह के उसके एग्जामिनेशन हुए, तब जाकर उसको सर्टिफिकेट मिला है।
इस फ़िल्म को अभी लाखों लोग देख चुके हैं, एक आदमी ने नहीं बोला इनएक्यूरेट है, तो ये कहने वाले कौन लोग हैं मुझे ये भी नहीं पता है। दूसरी बात जो है आप प्रिंट और ये जो न्यूज़पेपर पर द सेम सेम प्रिंट इतने दिनों से छाप रहा है डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में और पूरी तरह से फ़िल्म को वेरीफ़ाई करता है, उन्हीं के आर्टिकल्स में। तो कोई भी एक आदमी पूरी दुनिया में एक शख्स बता दे इस फ़िल्म में क्या चीज़ गलत है तो मैं मान जाऊँ। लेकिन अगर कोई उठ के ऐसे ही बोल दे ये सही है, गलत है, पहली बात तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या एक्सपर्टीज़ है, ये जानना ज़रूरी है। तो सड़क चलता कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी आदमी सड़क पे चलता हुआ कुछ भी बोल सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि देयर इज़ गॉड, ये भी बोल सकता है देयर इज़ नो गॉड। वो ये भी बोल सकता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मैं बताता हूँ क्या गलत करता है, वो भी आपको हम्म, मानना पड़ेगा। वो कुछ भी बोल सकता है, उसका जो मन में आए वो बोल सकता है, ठीक है? तो होता क्या है जब बहुत सारे अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, इस फ़िल्म के अगेंस्ट जो ये नेगेटिव कैंपेन चल रही है, ये सारी पेड कैंपेन है। ये पैसे दे के कराया जा रहा है और इसके सोर्सेज़ हैं मेरे पास, मेरे को एग्ज़ैक्टली पता है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब पेड कैंपेन है। जिन लोगों ने फ़िल्म देखी नहीं है, वो फ़िल्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं एक्यूरेट नहीं? तो सबसे पहले आइंदा कोई आपको बोले, तो उससे ये सवाल पूछिए आपने फ़िल्म देखी है कि नहीं? कश्मीर फाइल्स के वक़्त भी यही हुआ था। द कश्मीर फाइल्स जब आई थी, कई लोगों ने सबने बोला प्रोपेगेंडा है, एक्यूरेट नहीं है, ये है। आज तक एक आदमी ये साबित नहीं कर पाया कि उसमें क्या गलत बात थी। एक क्रिटिसिज्म इस पे ये हो रहा है जी, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लॉन्ग फिल्म, 3.5 घंटे की है। तो उसमें क्या, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, कि क्या पॉसिबल था इसको शॉर्ट करना? नहीं, अब ऐसे तो इंस्टाग्राम रील भी बना सकते हैं इसके ऊपर, उसमें बनी हम्म, रही हैं, डायरेक्ट एक्शन डे पे रील्स बनी रही हैं, तो रील भी बन हम्म, सकती हैं। ये तो एक हम्म, ऑथर डिसाइड कर अब हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम 2 घंटे का भी कर सकते हैं, 10 मिनट का भी कर हम्म, सकते हैं, हमारी हम्म, चॉइस है। पर मुझे ऐसा लगा अगर इस सब्जेक्ट को जस्टिस करनी है, तो इतने सारे यंग लोग हैं जो समझते ही नहीं, जिन्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ होनी चाहिए। और इतनी लंबी हिस्ट्री है हमारी पार्टीशन की, उसमें अगर लोग 3 घंटे 25 मिनट की फ़िल्म देखते हैं, तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है 10-20 मिनट एक्स्ट्रा चले गए। और जिन लोगों को चिंता है कि भई मेरे 20 मिनट एक्स्ट्रा 3 घंटे की फ़िल्में तो इंडिया में बनती ही हैं। हम्म। 3 घंटे 25 मिनट की तो ये भी बनी थी एनिमल, वो भी मार-धाड़ वाली फ़िल्म थी, कमर्शियल फ़िल्म थी, पर वो भी तो लोगों ने देखी। ये कहना कि कोई फ़िल्म लंबी है, ये क्रिटिसिज़्म हो नहीं सकता, ये गलत क्रिटिसिज़्म है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं तो दिन-रात ऑडियंस के बीच में हूँ। अगर 10 लोग फ़िल्म के देख के आते हैं, तो उनमें से 2 या 3 लोग बोलते हैं कि फ़िल्म लंबी है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला साढ़े 3 घंटे कहाँ गुज़र गए। ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर आप ये एक चीज़ आधी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको दोनों हम्म, साइड पढ़नी पड़ेंगी। तो ये भी बोलते हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि हम बैठे थे, हम बोर हो गए। किसी एक आदमी ने ये बोला कि मैं थिएटर से उठ के आ गया। हम्म। फ़िल्म जब बोर होती है, लोग उठ के आते हैं। सवाल 5 घंटे की भी फ़िल्म बन सकती है, अगर वो एंगेजिंग है तो। ये जो लोग आर्ट को समझते नहीं हैं, जो लोग सीरियस नहीं हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। और ती दूसरा ये फैलाया जा रहा है, इस फ़िल्म के खिलाफ ये बात फैलाई जा रही है, ताकि सच लोगों के सामने ना आए। अच्छा अग्निहोत्री जी, पाकिस्तान में तो लोग जो है ना बिल्कुल इसको डिसमिस कर देते हैं कि जी मुस्लिम लीग के ऊपर जिम्मेदारी आती थी या सोहरवर्दी पे जिम्मेदारी आती थी। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई गवर्नमेंट किसकी थी? सोहरवर्दी वाज द चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे उस वक्त। तो उन्होंने फिर इंडियन सोर्सेज से जो पता चलता है, गांधी जी के सामने माना भी कि मेरा कसूर था, मेरी गलती थी। लेकिन पाकिस्तान में आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सोहरवर्दी की गलती थी। बल्कि यहाँ पे सर एक किताब छपी, छोटी सी किताब है सोहरवर्दी पे। एक हमारे जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था, चटान के एडिटर थे शोरश काश्मीरी। जानता हूँ, मेरी उन्होंने, फ़िल्म में हाँ उसका ज़िक्र है। जी, वो कहते हैं कि मुझे एक दफा सोहरवर्दी साहब ने कहा कि मेरी दो ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं दो। तो मैंने कहा जी क्या, बताइए। तो वो कहता, उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी। मैंने फिर इसरार किया, इंसिस्ट किया। तो उन्होंने कहा मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं पाकिस्तान का। उन्होंने कहा दूसरी ख्वाहिश, फिर वही टाल मटोल, इन्होंने इसरार किया। कहते हैं दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर एक जलसा आम में, एक पब्लिक रैली में अपने लोगों को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी सियासी मसलहतों या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस की वजह से अवाम से छुपा कर रखते हैं। तो उस पे शोरश काश्मीरी ने कहा क्या आप गांधी जी की अजमत के कायल हो गए थे, उनकी ग्रेटनेस के कायल हो गए थे? तो उसने कहा हाँ, उस शख्स के सीने में ऋषि का दिल था। तो पाकिस्तान में फिर बहुत से लोगों ने उनको गद्दार भी कहा। जब वो काफी अरसे के बाद आए थे, उनकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई थी।
एंड ही बिकेम अ काइंड ऑफ क्रिटिक ऑफ जिन्ना। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है, मैंने जब आयशा जलाल, प्रोफेसर आयशा जलाल, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड की प्रोफेसर हैं, जिन्होंने द सोल स्पोक्समैन लिखी थी जिन्ना साहब पे, और वो बड़ी मशहूर हुई थी किताब, उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने बंगाल के जो ये राइट्स थे, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स पे क्वेश्चन किया। तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया और उन्होंने कोट किया प्रोफेसर दिलीप बासु को, कि जी प्रोफेसर बासु ने ये कहा है कि ये अंडरवर्ल्ड का काम था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का भी अगर काम था तो क्वेश्चन अराइजेस, उस अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, एंड आर यू फेमिलियर विद प्रोफेसर बासूज वर्क ऑन दिस इशू? हाँ, तो ये हाफ ट्रूथ है। क्या है कि हिस्ट्री जो है, ये कम्युनिस्ट लोग हाफ ट्रूथ लिखते हैं और उसको फुल ट्रूथ दिखाते हैं। यस, ये काम अंडरवर्ल्ड ने किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड को सुहरावर्दी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये काम करने का। सुहरावर्दी अंडरवर्ल्ड से और भी काम कराया करता था, एंड ही आस्क्ड द अंडरवर्ल्ड टू अंडरटेक द एनाइलेशन ऑफ हिंदूज इन ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, उसको बुचर ऑफ बंगाल तो पार्टीशन के पहले ही लिखा गया था। उसका जो टाइटल था बुचर ऑफ बंगाल, ये पार्टीशन के पहले उसका टाइटल दे दिया गया था, ऐसा नहीं कि बाद में दिया गया है। तो उसकी गवर्नमेंट जब वहां पे थी, उसी वक्त उसको बुचर ऑफ बंगाल बोला गया था। एंड सुहरावर्दी को जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हैं, डायरेक्ट एक्शन डे है, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी ने गवर्नर से मिलके 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था। वही पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। उसी ने पुलिस के जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो मुस्लिम गार्ड को दिए हिंदुओं को मारने के लिए। उसी ने 24 थानों में से, पुलिस स्टेशंस में से 22 में तबादला करके अपने लोगों को रखवाया। और उसी ने शहीद मीनार से खड़े होके ऐलान किया था कि ये रमजान का 18 डे है, जो कि बैटल ऑफ बद्र का दिन है, और काफिरों को, बुत परस्तों को इस दिन मारना चाहिए। उसने इस्लाम को ट्विस्ट करके उसको एक एक वायलेंट तरीके से लोगों के दिमाग में डाला, और इस्लाम के नाम पे झूठ बोल के लोगों से ये किलिंग्स करवाई। तो मेरी नज़र में देखिए, आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में है, तो हम लोगों की मेमोरीज जो हैं, हम लोगों की कंडीशनिंग्स आर डिफरेंट, आपकी और मेरी जनरेशन की। तो मेरे हिसाब से कोई भी आदमी जो इतने लोगों का कत्ल करवाता है अंडरवर्ल्ड को कॉन्ट्रैक्ट देके, वो आदमी जो है बहुत ही इनह्यूमन है, बहुत ही खतरनाक है। तो मेरी दीज आर माय व्यूज अबाउट सुहरावर्दी। तो आपने जिन लोगों को कंसल्ट किया उनमें कोई प्रोफेसर भी हैं आपके, जो रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज? और आप चाहेंगे मैं किसी को अगर इंटरव्यू करना चाहूं, पिछले दिनों मैंने अपील भी की थी अपने एक वीडियो के आखिर में, एक शो में इस पे फिल्म पे ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उसमें यही था कि मैं खास तौर पे ये जो दिलीप बासु साहब का व्यू है, इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड रिकमेंड समबडी। श्योर श्योर, मैं आपको कर दूंगा। मैं, कई सारे लोग हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको कंचन गुप्ता साहब हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अभिजीत मजूमदार ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करा सकता हूँ। और भी स्वपन दास गुप्ता जी हैं, राज्यसभा मेंबर, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, ऑक्सफोर्ड के हैं, उनसे बात कर लीजिए आप। संजीव सान्याल साहब हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनने उनके तो काफ़ी किस्से, उनकी बुक्स भी हैं कई सारी। तो मैं आपको जब ये ख़त्म हो जाएगा, 1-2 लोग के नंबर दे दूंगा, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अम, मैंने जो है, हमने 2-3 लेवल पे काम किया। उस वक्त के जो सर्वाइवर्स हैं, पीपल हु आर विटनेस टू दीज किलिंग्स, उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए। अब दे आर वेरी ओल्ड नाउ, 100 साल के हो गए हैं, उनके हमने इंटरव्यूज़ किए। हमने कई सारे हिस्टोरियन से बात की, प्रोफेसर से बात की, इंटेलेक्चुअल से बात की। उस वक्त के सारे आर्टिकल्स, उस वक्त के सारे जो पेपर क्लिपिंग्स हैं, उस वक्त के जो रिपोर्ट्स हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान के भी, इंटरनेशनल भी। अब चट्टान आपने बोला, देखिए, आपको इंडिया में कोई नहीं मिलेगा जो चट्टान के बारे में जानता हो। हमारी फिल्म में चट्टान का सीन है, हमने ट्रिब्यूट दिया है। और कश्मीरी साहब तो अब नहीं रहे। कहाँ? कश्मीरी जी साहब तो अब नहीं रहे हैं वो। जी आई जी थिंक 70s में उनकी डेथ हो गई थी शायद, जी, 71 दैट्स राइट। 71 में शायद, आई थिंक 75, या। 75 में जी। तो हमने उनको ट्रिब्यूट दिया अपनी फिल्म में। उनका एक बड़ा फेमस किस्सा है। उन्होंने जिन्ना से पूछा, उन्होंने जिन्ना से कहा कि साहब, आपने 10 करोड़ 10 करोड़ मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाने का पूरा जिम्मा लिया। लेकिन और ये सवाल उन्होंने तब पूछा था जब जिन्ना छोड़ के जा रहे थे भारत से, हिंदुस्तान से छोड़ के जब जा रहे थे कराची।
तो एयरपोर्ट पे उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ये बताइए कि आपने 10 करोड़ मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 4.5 करोड़ मुस्लिम जो है उन्होंने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया है। तो मुझे बताइए फिर ये पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? जिसका जिन्ना के पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने ये अपनी फ़िल्म में सीन भी है, हमारी फ़िल्म में आप कभी देखेंगे, ओटीटी पे आएगी तो देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि ये फ़िल्म बहुत ठोक बजा के 4-5 साल रिसर्च करके इसका एक-एक वाक़या जो है वो ट्रूथ है, और वो ट्रूथ ऐसा नहीं है कि वो इंडिया का ट्रूथ है, वो पाकिस्तान का भी ट्रूथ है, दोनों जगह का ट्रूथ है। ओके? और इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई भी अगर मुझे बताए इसमें क्या चीज़ गलत है, कौन-सा फैक्ट गलत है, आई विल कंसीड डिफीट, पर उसे प्रूव करना पड़ेगा पेपर्स में। अच्छा जी, चौधरी खलीको-ज़मान ने भी इन मौज़ूआत पे कुछ लिखा है। ही वाज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, और इनिशियली वो इंडिया में रह गए थे। फिर जिन्ना साहब को उन पे ऑब्जेक्शन हुआ तो वो फिर पाकिस्तान चले गए। तो उन्होंने ये लिखा है कि जिन्ना साहब ने एक फेयरवेल मीटिंग की वहाँ दिल्ली में, फेयरवेल मीटिंग, जो मुस्लिम लीग के लीडर अवेलेबल थे। और उसमें कहते हैं कि रिजवानुल्लाह साहब ने, जो गलबन यूपी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ऑकवर्ड क्वेश्चन शुरू कर दिए कि एक जो है ना, हमारा क्या बनेगा, हम तो बहुत आगे आगे थे इस मूवमेंट में। तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू का नतीजा था कि उन्होंने कराची जाते ही जो स्पीच की 11 अगस्त 1947 को, तो उसमें उन्होंने ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। तो अपने दो कौमी नजरिए को उन्होंने खैरबाद कह दिया, उसको खत्म कर दिया। तो इस तरह की बातें जो हैं हमारे यहाँ कम लोगों को पता है। फिर जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो है एक, मेरे ख्याल में, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी कि बंगाल को डिवाइड मत कीजिए, माउंटबेटन से कहा, पंजाब को डिवाइड मत कीजिए। एक बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान होता है। इसी तरह एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। तो माउंटबेटन ने कहा था, जी आपने तो मुझे इंडिया को यूनाइटेड रखने का एक अच्छा आर्गुमेंट दे दिया है। इसी तरह एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो बहरहाल हैं। अच्छा सर, आपकी क्या होंगे 2-3 फाइंडिंग्स आपकी, जो आपको पहले पता नहीं थी या आम लोगों को पता होनी चाहिए इस फ़िल्म के हवाले से और कश्मीर फाइल्स के हवाले से? बिकॉज़ इन पाकिस्तान people are still interested in Kashmir files, probably more in Kashmir files than Bengal files. आम, तो देखिए क्या है कि पहली बात तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इसको एक एक खुले दिमाग से इंटेलिजेंट तरीके से अगर बात को किया जाए, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर डिवाइड इंडिया को करने में किसको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? ऐसा क्या हासिल कर लिया गया वो करने से? क्या लोग अमन से रहने लगे? क्या जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थे, क्या वो सॉल्व हो गए? फायदा क्या हुआ? इस बंटवारे से किसको फ़ायदा हुआ? क्या भई ये पूरी थ्योरी ये थी कि भई अगर अलग हो जाएँगे तो सब अमन और चैन से रहेंगे। तो क्या वायलेंस ख़त्म हुई? क्या दोनों कंट्रीज़ के बीच वायलेंस ख़त्म हुई? क्या इंटरनल वायलेंस ख़त्म हुई? क्या पाकिस्तान के लोगों ने बोला अब पाकिस्तान मिल गया, अब यहाँ पे जन्नत हो गई है? इससे किसी को क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। बल्कि एक बैर जो नहीं थी वो हमने और शुरू कर दी। दूसरी बात, कश्मीर में जो टेररिज्म सारा का सारा हुआ, ओके, मैं कश्मीर के बारे में आपसे खास तौर पे बात करना चाहता हूँ, और मैं दिल खोल के बात करना चाहता हूँ, मैं ऐसी पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कश्मीर के मसले को जिंदा रखने में पाकिस्तान की आर्मी के अलावा और पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस के अलावा और इंडिया के भी करप्ट पॉलिटिशियंस के अलावा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस को अलाइव रखने के अलावा कश्मीर में टेररिज्म से किसी को क्या फायदा है? क्या कोई मरता है तो आपको खुशी होती है? क्या इसलिए खुशी होती है कि कोई इंडियन मरता है? अभी पहलगाम में इतने लोग मरे, तो क्या अगर कोई सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी है या मुस्लिम है, क्या इंसान नहीं है? मैं तो इतने अच्छे इंसानों को जानता हूं, मेरी फिल्म में तो इतने मुस्लिम लोग काम करते हैं, तो किसी का दिल नहीं दुखता? पाकिस्तान में जब जब लोग मरते हैं, टेररिस्ट अटैक होता है, मेरा दिल बहुत दुखता है, मैं लिखता भी हूं उसके बारे में सोशल मीडिया में।
तो ये जो कत्लेआम है, जो हैवानियत है इंसान की, इससे किसी को क्या मिलता है? और जो लोग इससे खुश नहीं हैं, वो अपनी नाखुशी खुल के क्यों नहीं ज़ाहिर करते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो मीडिया वाले जो हैं, थिंकर्स हैं, पोएट्स हैं, शायर हैं, कलाकार हैं, कम से कम ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है? जहाँ जिसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है जो टेररिज्म वो भी गलत है, और जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन तुम्हारे लोग मरें तो हमको खुशी होगी, हमारे लोग मरेंगे तो हमको दुःख होगा। ये तो बहुत गलत नज़रिया है चीज़ों को देखने का। ये बिल्कुल गलत नजरिया। हमारी फिल्म में देखिए, कश्मीर फाइल्स में आखिर में हीरो बोलता है कि इस टेररिज्म में सिर्फ हिंदू ही नहीं मरे, मुसलमान भी मरे, क्रिश्चियंस भी मरे, गुजर भी मरे, दलित भी मरे, सिख भी मरे, हर तरह के लोग मरे। बम फटता है तो हर तरह के लोग मरते हैं। तो मेरा मेरा मकसद ये था कश्मीर फाइल्स बनाने का, लोगों को ये दिखाने का कि जब इंसानियत नहीं होती है तो इंसान कितना हैवान हो जाता है, और उसमें हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस भी खत्म हो जाती हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग वाली फिल्म थी, और दैट्स इसलिए कश्मीर फाइल्स जो है एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और दूसरा जो मसला ये है कि आज की तारीख में लोगों का अपना ज़मीर जो है, उसको उसके ऊपर हाथ रख के ये समझना चाहिए कि ये खून खराबे कत्लेआम इस दुनिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और पाकिस्तान में आज जो हालात हैं, गरीबी है, पैसे नहीं हैं, इतना ज़्यादा करप्शन है, इंडिया में भी है, पर इंडिया एक आगे बढ़ती हुई बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी, एक बहुत पावरफुल स्टेट है। और जिनको यकीन नहीं है वो इंडिया आके खुद देख लें अपनी आंखों से, उनको समझ में आएगा कि कहाँ इंडिया है और कहाँ पाकिस्तान है। दो भाई हैं, उन्होंने कहा हम साथ में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, अलग हो गए। और आज देखिए, हिंदुस्तान अगर एक भाई है तो हिंदुस्तान कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ रह गया? और जब तक आप कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक ये फालतू की बातों में अपने को उलझा के रखेंगे, आपकी पूरी जो कौम है उसको उलझाएंगे जब इन सब बातों में, तो आप ही का नुकसान। आज सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का पाकिस्तान बना के हो रहा है तो पाकिस्तानियों का ही हो रहा है। पाकिस्तान को आज सारी दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट बोलते हैं, और उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जहां भी दुनिया में टेररिज्म हो, पाकिस्तान को सबसे आगे बढ़ के उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। जब पाकिस्तान ये काम करेगा तब लोगों को यकीन आएगा कि पाकिस्तान टेररिज्म के साथ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म पे चुप रहेगा, खामोश रहेगा, तो सारी जिंदगी कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट माना ही जाएगा। आपका इतना अच्छा म्यूजिक, लिटरेचर, आपका आर्ट, ये सारी की इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ों को, ये सब टेररिज्म का जो सपोर्ट है, वो सब का सब उसको ओवरशैडो कर देगा। ऐसा मेरा सोचना है। जैसे अभी मैं एक मिनिस्टर को सुन रहा था टीवी पे, तो वो कह रहे थे जी हम तो खुद विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट जो टिपिकल पाकिस्तानियों से आपको सुनने को मिलता है, वो ये है कि जी हम तो कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है उसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। और मैंने काफ़ी पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन लीडर्स जो हैं उनसे पूछा है ये, कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है या इंडिया पॉलिसी है, उसमें कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आती कि व्हाट आर आवर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स विज़ा वी कश्मीर एंड इंडिया। और उस पे एक डिबेट होनी चाहिए हमारे यहाँ। जो डिबेट हम सोशल मीडिया पे करते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में होनी चाहिए ताकि क्लैरिटी आए। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आपको ज़रूर सुनने को मिलता है कि हम तो जनाब सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। और जहाँ तक आपने किलिंग्स की बात की, तो 3 बड़े मुसलमान लीडर जो थे, दे एक्चुअली वर किल्ड बाय मिलिटेंट्स। मीर वाइस को मारा मिलिटेंट्स ने, अब्दुल गनी लोन को मारा, फिर वाइस चांसलर थे एक वहां पे, मुसलमान वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के, हाईली एजुकेटेड पर्सन, ही वाज किल्ड बाय मिलिटेंट्स। सो दैट इज वेरी सैड स्टोरी। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 आपकी गवर्नमेंट्स पिछले कई सालों से हैं, आर्मी के जो लीडर्स हैं आपके, वो लोग जो इलिटरेट जनता है, जो इलिटरेट लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। ओके,
ये कहना कि हम इसको डिप्लोमैटिकली सॉल्व करना चाहते हैं और साइड में टेररिज्म को बढ़ावा देना और कोवर्ट रूप से उसको आगे बढ़ाना, ये गलत बात है। ओके, ये और मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबसे पहले वर्ल्ड में कहीं भी टेररिज्म होता है उसको कंडेम करना चाहिए। उनको बल्कि कहना चाहिए था इंडिया से कि पहलगाम में जो हुआ, हम लोग नेबर्स हैं, हम आपका हाथ पकड़ते हैं लाइक यंगर ब्रदर, और आइए हम पकड़ते हैं उन टेररिस्ट लोग को, हम ढूंढते हैं वो कहाँ पे है। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन आप ऊपर से कुछ भी बोलें, अंदर से टेररिज्म को फैलाएं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बॉम्बे में वो आपने अटैक किया, और इससे किसको क्या फायदा हो रहा है बताइए? पाकिस्तान को क्या फायदा होता है इससे? क्या मिला? अब मैं जानना चाहता हूं। दो भाई साथ में रहते हैं, ठीक है? एक भाई ने बोला कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ रह के हमको पीस नहीं है, और हमारे और आपके लाइकिंग से एक नहीं है, आप अलग चीज मानते हैं, हम अलग चीज मानते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। दो भाई अलग हो गए। अरे भाई, अलग हो गए तो अलग हो गए। अब तुम अलग होने के बाद भी कहो ये हिस्सा हमारा है, वो हमारा हिस्सा है। किसका सेल्फ डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं भाई? अगर इंडिया के लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या स्टेक है उसके अंदर? जब कश्मीर के राजा ने, जो कि एक स्टेट थी, उसको जब राजा ने ही एक्सीड कर दिया इंडिया के साथ, तो उसमें क्या आर्ग्यूमेंट है? अब जैसे बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से अलग होके, अब उसमें क्या लड़ाई लड़ना, हो गया ना अलग, अब आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बहुत छोटे सेंटेंस में डिफाइन कर सकता हूं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इज लिविंग इन द गिल्ट ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया, और वो उससे अलग नहीं हट पा रहे हैं, और उसी गिल्ट को कवर अप करने के लिए सब बात करते हैं। अगर वो वाकई में हमसे अलग होना चाहते तो दिल दिमाग हर चीज से अलग हो गए होते, रूह से अलग हो गए होते, और अपनी अलग राह पे चल गए होते, अपना अलग रास्ता बना लिया होता उनने। लेकिन अभी भी वो हम में उलझे हुए हैं, और बिना हिंदुस्तान की बात किए पाकिस्तान को चैन नहीं पड़ता है। ये आपके पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा फेलियर है। अदरवाइज आप देखिए, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी कहीं भी मिलेंगे, गाने में, खाने में, कल्चर में, कितनी चीज़ों में एक साथ जुड़ जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। कोई कह भी नहीं सकता ये दो अलग लोग हैं। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है और आपकी जो आर्मी है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अच्छा, अग्निहोत्री जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप मोदी जी के सपोर्टर हैं लेकिन बीजेपी का हिस्सा नहीं हैं। तो मोदी जी को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? व्हाट आर योर रीजन फॉर सपोर्टिंग हिम? ओके, तो पहली बात तो मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोदी जी नहीं हो, कोई और प्राइम मिनिस्टर अगर जब अच्छी बात करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं इंडिया के अंदर। इंडिया जो है, मोदी जी के आने के पहले इतना ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंट्री नहीं थी। इंडिया जो थी एक सोशलिस्ट टाइप की कंट्री थी, लेकिन डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं थी। मोदी जी ने इंडियंस का डेवलपमेंट की तरफ काफी ध्यान लगाया है, और आज भारत एक बहुत फास्ट लेवल पे डेवलप हो रहा है। इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूं उस बात के लिए। मुझे उनकी ये बात जो है सबसे अच्छी लगती है। मैं मॉडर्न आदमी हूं, मैं थोड़ा इतना ज़्यादा सोशलिज्म के बारे में भी नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म हो, जिसमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म से थोड़ा ऊपर हो, तो इंडिया ग्रो कर रहा है। सेकंड चीज जो है, मोदी जी ने जो किया कि उनके आने के पहले इंडिया में बहुत फ्रेगमेंटेशन था, मोदी जी ने एक इमोशनल लेवल पे लाके लोगों को जोड़ा। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, कि मोदी जी के पहले इंडिया में कुछ भी बोलो तो लोग कहते थे नो दिस कैन नॉट बी डन, नहीं ये हो नहीं सकता है। उनके आने के बाद से अब लोग कहते हैं दिस कैन बी डन। हम्म। सो कांट डू से कैन डू कल्चर की तरफ लाने के लिए आई थिंक उनका है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं है या उनसे कुछ गलत काम नहीं होते, वो होते तो उसके बारे में भी बात करता हूं मैं। मेरी जो सिविक फैसिलिटीज हैं कई सारी, उसके लिए मैं बात करता हूँ। पोल्यूशन बढ़ता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो जब इस तरह की बातें, तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, राइट? तो मेरे को जहां जो गलत दिखता है मैं बोलता हूँ, जहां जो सही दिखता है मैं उसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं कहता हूं यस आई सपोर्ट मोदी जी ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी और एनी अदर पार्टी। कांग्रेस के जब मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ करी थी। कोई भी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है, पार्टी का नहीं।
तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब अच्छा काम करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का, और उसको सपोर्ट करूंगा एज अ सिटीजन। आपने जैसे बात की ना कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हैव सो मच इन कॉमन, तो हमारे एक एम्बेसडर थे साउथ कोरिया में, उन्होंने एक दफ़ा एक बयान दिया कि जी पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया हैव सो मच इन कॉमन। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने लिखा भी फेसबुक पे कि अगर इंडिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है वो ये कह दे कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सो मच इन कॉमन, आई थिंक ही विल बी इमीडिएटली रिकॉल्ड एंड ही माइट बी डिसमिस्ड। तो ये एक हमारे यहाँ एक इस तरह की सिचुएशन है। और फिर एक दफ़ा मैंने ये लिखा कि 100 पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन आप बना लीजिए, सारे सूबों से, सारे शहरों से लेके, पढ़े लिखे लोगों का, और उनको एक एक वीक के लिए आप काबुल भेज दें, तेहरान भेज दें, रियाज भेज दें और दिल्ली भेज दें। उनमें से कितने कहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे, लैंग्वेज वाइज, फूड वाइज, कल्चर वाइज? तो उसका कोई खास उस तरह का जवाब नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो स्टेट लेवल पे जो है वो जो एक दूसरा नैरेटिव प्रमोट किया जाता है। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर दिल्ली भेजेंगे तो सब लोग खुश भी रहेंगे और बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। और इंडिया के बाहर जब बैठते हैं लोग, तो कोई ये भी नहीं बोल सकता इनमें कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और हमेशा कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे मेरी दाढ़ी है, मैं जाता हूँ, कई बार लोगों को लगता है मैं पाकिस्तानी हूँ, और कई क्लीन शेवन पाकिस्तानी लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि ये हिंदुस्तानी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप और मैं साथ में चलें तो हो सकता है कई लोग कहें कि आप दिल्ली से और मैं लाहौर से हूं, क्योंकि आपके दाढ़ी नहीं है, मेरी दाढ़ी है। तो तो ये तो खैर हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं, मेरी रूह ये कहती है कि अब इंडिया और पाकिस्तान को बिल्कुल टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया की जो इमेज है वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, और पाकिस्तान की जो इमेज है वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट कंट्री की। इसको आप कितना भी कोशिश कर लें, डिनाई नहीं कर सकते। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, टेररिज्म का मतलब है पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान के आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से ये बात जानना चाहता हूं कि आपको ये अच्छा लगता है आपको लोग टेररिस्ट बोले, या आपको ये समझें कि आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आई नो पाकिस्तान ने बहुत सफर किया टेररिज्म के कारण, बिल्कुल ये सही बात है। सो मैं चाहता हूं कि जो आवाम है पाकिस्तान का, वहां लोग जो हैं वो खड़े होकर टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हो। जो पहलगाम में हुआ, मुझे बताइए आपको कितने ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं पहलगाम में जो हुआ वो सही था या गलत था? गलत बोलने वाले कितने लोग मिलेंगे आप? जी, हाँ, ज्यादातर तो गलत ही कहेंगे जी। पर आप पाकिस्तान में नहीं कहते हैं, छुप के कहते हम्म, हैं, डर के कहते हम्म, हैं, हम्म, पब्लिक में नहीं कहते हैं, सोशल मीडिया में नहीं लिखते हैं, हम्म, पॉडकास्ट में नहीं बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए, गलत बात है। आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, मैं पूरे भारत की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ हम्म, शकील साहब, हम्म, कि आपने इंसानियत तो दिखाई। हम्म, और कोई भी बंदा अगर अल्लाह का बंदा है, तो वो कैसे किसी को कत्लेआम को मंजूरी दे सकता है? आप खुद हम्म, बताइए मुझे। हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि अगर आपको कहीं ये फ़िल्म देखने को मिले, कश्मीर फाइल्स या बंगाल फाइल्स, इसको देखिए। इसको ये सोचकर मत हम्म, देखिए ये हिंदू मुस्लिम का मसला है। ये फ़िल्में टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, ये फ़िल्म कम्युनल हम्म, वायलेंस के अगेंस्ट हैं। और खुले दिमाग से अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायलेंस और टेररिज्म वो आग है जो आप किसी के भी घर में अगर लगाएंगे, पलट हम्म। के उसको आपके घर को ही जलाना है एक ना एक दिन। आपका घर बच ही नहीं सकता। Very much, sir. You have been very kind. थैंक यू शकील साहब, थैंक यू वेरी मच।